हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इससे पहले हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लें। और बेटा ये हमारे क्या चल रहा है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं और ये हमारा लास्ट अनुप्रयोग है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम। तो चलिए देखते हैं, ये आपके समक्ष आपके सामने इसका डायग्राम प्रस्तुत है। ये डायग्राम रफ में है, आपको अच्छे से बना लेना है स्केल से, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास जैसा कि हमने पढ़ाया था कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि हमने क्या ले लिया, एक वृत्ताकार कुंडली ले ली। एक क्या ले लिया हमने, वृत्ताकार कुंडली ले ली। जैसे मान लो आपके पास कोई डब्बा है, अब किसी डब्बे का ढक्कन है, ढक्कन जानते ना, किसी डब्बे का ढक्कन है, अब ऐसा वृत्ताकार ढक्कन होता है। अब उस ढक्कन को यदि आप ऐसा खड़ा रख दोगे, ऐसा, ठीक है ना, उस ढक्कन को आप ऐसा खड़ा रख दोगे तो इसी के आकार में लगेगा वो कि नहीं लगेगा, इसी के आकार का होगा कि नहीं। अभी किसी के पास कोई ढक्कन हो यदि वृत्ताकार, तो बताओ, नहीं है ना। देखो खोलियो, एक नहीं, छोटा सा है वो। जैसे बेटा देख लो कि जी आपके पास क्या है, अरे कान लगो काय ले आए, जी कान लगे इसकी, अच्छा ले आओ सिंपल वाला, समझ में नहीं आए, अब जी लगा दो। देखो जैसे मान लो जी आपके पास क्या है, ये वृत्ताकार आपका ढक्कन है, ठीक है, ये वृत्ताकार ढक्कन है। अब ये ऐसा है तो अभी आपको वृत्ताकार कुंडली लग रही ना। अब मान लो कि इसी ढक्कन को हम अगर ऐसा रख दें, तो इसी ढक्कन को ऐसा रख दें तो देखो अब इसका आकार किसके जैसा लग रहा है, इस कुंडली की जैसा लग रहा। जैसी जे कुंडली है इसी कुंडली के जैसा लग रहा, और इसको हम सीधा कर दें तो ऐसा आ जाएगा वृत्ताकार। समझ में आ रहा। और यदि हमने ऐसा पलटा दिया तो जैसी जा कुंडली है ऐसी इसी कुंडली के आकार में ढक्कन भी आपको लग रहा है। तो हमने ऐसी क्या किया है, कुंडली तो वृत्ताकार है लेकिन उसको हमने कैसा बनाया है, पलट कर बनाया है, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली है बेटा, इस कुंडली का केंद्र क्या है, ओ है, ये है ना। और देखो ये त्रिज्या कैपिटल आर क्या है, इस कुंडली की त्रिज्या है। और इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी ले लिया है। कहा ये, हाँ सॉरी एक्स दूरी, इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्या ले लिया हमने, एक बिंदु पी ले लिया। और इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु पी ले लिया है। और उस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि इस कुंडली के दोनों ओर डीएल लंबाई के हम 2 अल्पांश ले रहे हैं। इस कुंडली के दोनों तरफ क्या करते हैं, हम डीएल लंबाई के 2 अल्पांश ले रहे हैं। इस अल्पांश को बोल रहे हैं हम ए बी और इस अल्पांश को बोल रहे हैं क्या, ए डैश बी डैश। और जबकि दोनों की लंबाई सेम है, अल्पांश के नाम अलग अलग दे दिए हमने, लेकिन लंबाइयां क्या है, सेम है, समान है। डीएल लंबाई इसकी है और डीएल लंबाई इसकी है, अल्पांश ए बी हो गया, अल्पांश क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखिए अल्पांश जो ए बी है इसको मैं बिंदु पी से मिला देना है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। इसी प्रकार अल्पांश जो ए डैश बी डैश है उसको भी क्या करना है, बिंदु पी से मिला देना है, इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। मतलब दूरी सेम रहेंगी, जबकि अल्पांश की लंबाई सेम है, दूरी भी कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन आपको बनाना है 2 अल्पांश, ठीक है। हाँ कहा बिंदु पी जी तो लिखा इते, हाँ बिंदु तो वो एक ही है, बिंदु तो एक ही है, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ कहीं लिख दो, बिंदु तो एक ही है। हाँ नहीं, हाँ तो दोनों को हमने बिंदु पी से मिला दिया, ठीक है। अब देखो, अब समझना है आप, जैसे हमने 2 अलग अलग अल्पांश ले,
और लंबाई क्या है, दोनों की सेम है। तो दो अलग अलग अल्पांश रहे तो बेटा तीव्रताएं भी तो उनकी अलग अलग होगी, भले भी परिमाण में समान हो जाए। लेकिन अगर डीबी के कारण एक तीव्रता है तो डीबी डैश के कारण भी एक तीव्रता उत्पन्न होगी। तुम तो जितने अल्पांश लोगे और जितने अल्पांशों को बिंदु पी से मिलाओगे उतनी ही तीव्रताएं उत्पन्न होगी। मान लो कि आप 4 अल्पांश ले रहे तो 4 तीव्रता उत्पन्न होगी। मान लो आप किसी कुंडली पर 10 अल्पांश ले रहे तो 10 तीव्रताएं उत्पन्न होगी कि नहीं। तो आपने यहाँ पर 2 अल्पांश लिए, एक तो लिया आपने ए बी, एक क्या ले लिया आपने ए डैश बी डैश, तो तीव्रताएं भी 2 उत्पन्न होगी। देखो एक होगी ए बी के कारण तो डी बी होगी, और दूसरी होगी ए डैश बी डैश के कारण क्या होगी, डी बी डैश। कितनी हो जाएगी, डी बी डैश। अब देखिएगा अगर डीबी की बात करें हम तो मतलब तीव्रता जो हमारी डीबी होगी उसके हमारे पास 2 घटक होंगे। कितने घटक होंगे डीबी के, 2 घटक। एक होगा डीबी कॉस थीटा और एक होता है डीबी साइन थीटा, 2 घटक होंगे, ठीक है ना। देखिए जो बिंदु पी पे हमारे 2 घटक होंगे, एक क्या होगा इसका डीबी कॉस थीटा और एक होगा डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, ओपी के लंबवत ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और किस दिशा में, पीएन दिशा में। ओपी के लंबवत देखो ऊपर की तरफ है ना, और ये हमारा ओपी है, तो बीच में एंगल कितने का क्रिएट हो रहा है, 90 का, 90 का हो रहा। तो ये क्या होगा, ओपी के लंबवत और ऊपर की पीएन दिशा में। इसी प्रकार इसका दूसरा घटक होगा डीबी साइन थीटा। तो डीबी साइन थीटा की बात कहें तो डीबी साइन थीटा क्या होगा, ओपी के अनुदिश। अनुदिश मीन्स क्या होता है, उसी दिशा में। ओपी के अनुदिश का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में, ठीक है। देखो जहां से ओपी आया उसी दिशा में है कि नहीं। इसी प्रकार इसके कारण कौन सी तीव्रता उत्पन्न होगी, डीबी डैश। और जब डीबी डैश तीव्रता उत्पन्न होगी तो डीबी डैश भी, इसके भी कितने घटक होंगे तीव्रता के, 2 घटक। कौन कौन से, एक होगा आपका डीबी डैश कॉस फाई और एक क्या होगा डीबी डैश साइन फाई। एक डीबी डैश कॉस फाई होगा और एक डीबी डैश क्या होगा, साइन फाई। डीबी डैश कॉस फाई ओपी के लंबवत कहाँ, नीचे की ओर। ओपी के लंबवत नीचे, क्योंकि ऊपर डीबी के कारण हो गई, नीचे का आएगी डीबी डैश के कारण, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओपी के लंबवत और पी एन डैश दिशा में। किस दिशा में, पी एन डैश दिशा में। और इसका दूसरा घटक क्या होगा, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई सॉरी। तो डीबी डैश साइन फाई में क्या होगा, ओपी के अनुदिश यानी ओपी की क्या दिशा में, ये है ना नीचे। तो इस प्रकार से 2 घटक हमारे डीबी के होंगे और 2 घटक कितने होंगे, डीबी डैश। क्लियर। तो इतना आपका चित्र में है, आप चित्र को समझ सकते हो। ये देखिएगा यहाँ पे जो दोनों कोण बन रहे, ठीक है ना, हम अल्पांशों को मिलाया तो कोण बने एंगल, ये फाई मान लिया, ये फाई मान लिया। जब हमने इनके घटक बनाए तो ये घटक का परिणामी है पी आर, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो भी फाई का मान लिया हमने। और ये आपका एन डैश, और इसके बीच में क्या है, एक क्या नाम की, यहाँ भी एक परिणामी बन रहा है आर डैश, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, इसका भी कोण कितना बना लिया, फाई। अच्छा बताओ यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, लेकिन अपन अपने मन से दे दो, क्या दे दो इसको, चलो एम दे रहे, क्या दे रहे, एम, ठीक है। देखो ऊपर एन हो गया, नीचे एन डैश हो गया, ऊपर आर हो गया, नीचे आर डैश हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या दे दो, एम दे दो। क्लियर। चलो तो चलिए आप कहते हैं हम इसको स्टार्ट, ठीक है। तो चित्र में जो है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या क्या है, क्या मान लो आपके पास क्या है, ओ केंद्र तथा आठ त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कुंडली है, ठीक है, जिसके केंद्र ओ से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस कुंडली के दोनों ओर डीएल लंबाई के 2 अल्पांश ए बी और एक ए बी डैश की कल्पना करते हैं या लेते हैं, ठीक है, जिनकी बिंदु P से दूरियां क्या है, आर है, जिनकी बिंदु P से दूरी क्या है, स्मॉल आर है। क्लियर है। तब ऊपर की बात कर रहे हैं अल्पांश ए बी के कारण, तब क्या करेंगे, तब अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना इसमें आई धारा भी प्रवाहित हो रही, क्या हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही है, कहां से, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसी, ठीक है। ये देखो दिशा ऐसी जा रही है, हमने बोला नहीं है, लिखना है आपको। माना ओ केंद्र तथा आठ त्रिज्या वाली कोई वृत्तीय कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है ना। इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके इस कुंडली के दोनों ओर dl लंबाई के दो अल्पांश AB और a' b' लेते हैं। इसकी कल्पना करते हैं जिनकी बिंदु P से दूरी क्या है, स्मॉल r है। तब ऊपर की बात कर रहे हैं अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके नियम से कर रहे हैं हम, बायो-सेवर्ट के नियम से। यहाँ पे कहाँ तक आएगा, इतने तक आ जाएगा, कोनो मतलब ही नहीं हो रहा फिर लिखने को, इतने से कर रहे हैं। ठीक है, इतने में जितना बनेगा तो कर देंगे, बाकी फिर यहाँ का काम खत्म होगा तो हम फिर यहाँ पे लिख देंगे हैं बेटा के। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो AB के कारण तो DB निकलेगी। DB बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई। अच्छा, यदि नहीं आता है बेटा तो बायो-सेवर्ट का नियम जरूर सीख लें। ठीक है, उसी से आता है ये सब। जिसको नहीं आता है वो पहले उस नियम को जरूर देखें। आइडियल साइन थीटा अपन कितना होगा, अच्छा यहाँ पे कौन सा आर आना है, स्मॉल वाला, ध्यान रखना कौन सा आर आना है, स्मॉल। क्यों, क्योंकि स्मॉल, क्योंकि AB के कारण बिंदु P पे निकाल रहे तो AB और P के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r, तो वो वाला, क्योंकि इसमें दो r हैं तो कंफ्यूज मत होना कहाँ पे आपको कैपिटल लिखना कहाँ पे स्मॉल लिखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। दूरी कितनी है, स्मॉल r है तो यहाँ पे आएगा स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने एक चीज आपको पिछले लेक्चर में ही बताई थी कि तुम्हें पता है कि अल्पांश और, हाँ कहाँ, अभी तो थीटा ही आएगा, अभी तो थीटा ही आएगा। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा क्रिएट करेगा। अभी नहीं आई, हाँ आई जाती, हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि होता क्या है कि जो बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा होती है और साथ में जो अल्पांश होता है उनके बीच में एंगल जो वो कितने का क्रिएट होता है, 90 का। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो चूंकि आपको लिखना है थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो ये आएगा आपका DB इक्वल कितना आएगा, μ0/4 पाई इंटू जी आएगा IDL। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। यहाँ साइन 90 रखना है आपको एक स्टेप में, ठीक है, और अगले स्टेप में साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा जब IDL में होगा तो कितना आएगा, डायरेक्ट I इंटू DL, अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह की यहाँ कमी है, बनना भी नहीं है वैसे भी डेरिवेशन, इसलिए। तो इसको क्या करें, समीकरण 1 देना दे दो। अब अभी आपने किसके कारण निकाला है, अल्पांश AB के कारण, और अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी, DB। तो DB को हम कितने घटकों में विभाजित करेंगे, 2 घटकों में। DB को कितने घटकों में विभाजित करेंगे, 2 घटकों में। क्या लिखेंगे हम, DB को 2 घटकों में वियोजित करने पर, है ना, वियोजित करने पर बताइए हमारे 2 घटक कौन कौन से होंगे। एक तो होगा DB cos थीटा, नंबर 1 क्या होगा, DB cos थीटा, जैसा कि अभी हमने चित्र में समझाया था, cos फाई आएगा, DB क्या आएगा, cos फाई, क्योंकि अब घटक कौन सी ले रहे हैं हम, ये वाले ले रहे हैं, तो इसमें कोण देखो क्या है, फाई है, तो DB cos फाई आएगा, और ये क्या आएगा आपका, OP के लंबवत, OP के लंबवत, और कौन सी दिशा में, PN दिशा में, OP के लंबवत और किस दिशा में बेटा, PN दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, PN दिशा में हमने शॉर्ट में लिख दिया, आपको लिखना है OP के लंबवत PN दिशा में। इसी प्रकार दूसरा घटक कौन सा आएगा हमारा, दूसरा आएगा DB sin फाई, DB sin फाई, और ये क्या आएगा बेटा, OP के अनुदिश।
ओपी के अनुदिश। क्लियर? अनुदिश माने ओपी की दिशा में सीधे, ठीक है। आप लिख सकते हो पीएम दिशा में, आप क्या लिख सकते हो, पीएम दिशा में, ठीक है ना, क्योंकि एम नाम दे दिया। ये दो घटक हो गए। अब हमारा एबी का अल्पांश एबी का काम खत्म, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने एक अल्पांश नीचे बनाया था, ए डैश बी डैश बनाया था ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या होगा, तो क्या बन जाएगी आपकी डीबी डैश, क्या बन जाएगी डीबी डैश, तो इसका कितना होगा म्यू 0/4 पाई। प्रोसेस सेम है, जैसा आपने ऊपर किया वैसे ही आपको सूत्र लगाना, फिर 90 रखना है, फिर उसका मान 1 रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार का जैसे आपने ए बी के कारण निकाला, बिल्कुल सेम प्रोसेस भी है, तो डायरेक्ट आप सूत्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आईडीएल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, 2। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार का मतलब यही है कि जो प्रोसेस हमने ऊपर करी वही प्रोसेस आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। अब देखिए ए बी के कारण निकाला था, तो ए बी को हम दो घटकों में विभाजित किया था, और जब हमने ए डैश बी डैश के कारण निकाली डी बी डैश, तो डी बी डैश को क्या करेंगे, दो घटकों में विभाजित करेंगे फिर से, है ना। तो क्या लिखेंगे, डी बी डैश को दो घटकों में विभाजित करने पर, ओके। डीबी डैश को जैसे ही आप दो घटकों में विभाजित करोगे तो क्या मिलेगा, पहला घटक आपको डीबी डैश कॉस फाई मिलेगा, और ये कहाँ होगा, ओपी के लंबवत नीचे की ओर, यानी पी एन डैश दिशा में, ठीक है। क्या होगा, ओपी के लंबवत पी एन डैश दिशा में। इसी प्रकार फिर क्या होगा, आपका नंबर 2, कर तो नहीं रहा यहाँ पे, कितना आएगा, डीबी डैश साइन फाई। अच्छा, ओपी के अनुदिश आप पीएम दिशा में ही बोल सकते हो, कहाँ आएगा, ओपी के या ओपी की दिशा में बोल सकते हो, ओपी की दिशा में या ओपी के अनुदिश, एक ही बात है, ठीक है। जिसके अनुदिश होता उसी की दिशा में होता। क्लियर? तो इसके भी हमने दो घटकों में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। अब आप जरा डीबी के दोनों घटक देखो, और आप क्या देखो, इसके डीबी डैश के दोनों घटक देखो, देखना डीबी का जो डीबी कॉस थीटा है वो कहाँ है, ऊपर, और डीबी साइन थीटा है वो कहाँ, डीबी डैश साइन थीटा है वो कहाँ, ओ सॉरी डीबी डैश कॉस थीटा है वो कहाँ है, नीचे। अब देखना कॉस फाई यहाँ पे है, तो कॉस फाई यहाँ पे है, परिमाण सेम है कि नहीं, यहाँ पे डीबी है, यहाँ पे डीबी है, लेकिन वहां पे डीबी है, यहाँ पे डीबी डैश है, तो डैश इसे के दो तीव्रताएं, इसलिए हमने डैश लगा दिया, है ना। तो देखो इनके परिमाण जो है, परिमाण तो सेम है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और देखो, आप नोट करो एक चीज, कि यहाँ पे हमने एक चीज निकाली अभी हाल, समीकरण 1 हो गया, हाँ, ये समीकरण 2 हो गया, कांगो 2 जो है, ठीक है। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में डीबी बराबर कितना है, म्यू 0/4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 2 में देखो म्यू 0/4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। दोनों समीकरण की राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड भी साइड कैसी होगी, बराबर होगी, तो परिमाण तो दोनों का बराबर है। जब परिमाण बराबर है तो बात क्या है कि दिशाओं में विपरीत है, इसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर, और इसकी दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। बस मात्र अंतर इतना ही है कि इन दोनों तीव्रताओं के, इन दोनों घटकों के परिमाण तो बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए क्या करेंगे, जे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते, नष्ट कर देते या निष्फल कर देते हैं। सही बात है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई सदिश है, ठीक है ना, कोई वेक्टर है, जी वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो बताइए इस वेक्टर की दिशा कहाँ होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि ई वेक्टर की दिशा ऐसे आ जाए, ऐसी आ जाए, ठीक है ना, ऐसी आ जाएगी दिशा, तो आप इसका परिणामी निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ। आर बराबर आप ऐसी करोगे ना कि आर वेक्टर बराबर क्या करोगे,
ए वेक्टर की तीर कहाँ है, इस साइड, लेकिन बी का कहाँ जाना चाहिए, उस साइड, लेकिन उस साइड न जाके वो कहाँ आ गया है, विपरीत हो गया है। तो आप प्लस न लगा क्या लगाओगे, माइनस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही निकालोगे आप, नहीं निकालोगे, क्योंकि दिशाएं उलट जाने से बी का जो मान हो गया वो कैसा हो गया है, विपरीत हो गया है ना। तो इसीलिए क्या है कि दिशाएं पलट गई, तो एक की तीव्रता क्या रहेगी, प्लस में, और एक की तीव्रता क्या होगी, माइनस में, और परिमाण दोनों के बराबर हैं। कहते हैं कि +5 में से -5 चला गया, क्या बचा, तो ऐसे इनके परिमाण बराबर है, लेकिन एक प्लस एक माइनस का हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो इनके क्षैतिज घटक हैं, dv sin थीटा dv डैश sin थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए हम केवल इसमें से एक ही तीव्रता लेंगे, जुड़ेंगे तो आपस में, लेकिन तीव्रता कितनी लेंगे, केवल एक ही है। थोड़ी बंद करियो, रोको, तो देखो, तो आपको क्या करना है, तो ये दोनों घटक क्या है, क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, हम B से दर्शाएंगे, तो B बराबर, अच्छा क्या करेंगे, संपूर्ण के लिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और dB, और कौन सा घटक ले रहे हैं हम, dB sin फाई ले रहे है ना, तो ये होगा dB sin फाई। देखो ये वाला घटक ले रहा है, कौन सा ले रहा है, इस चित्र में देखिएगा जरा, ये वाला घटक, ठीक है, dB sin फाई। अब dB का मान आप समीकरण 1 से उठा के रख दो, तो B बराबर कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL, और क्या आएगा आपका sin फाई, और बटे कितना आएगा r², ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है उसको आपको समाकलन से बाहर निकालना है, तो B बराबर कितना आएगा, देखो इधर μ0 अपॉन 4 पाई बाहर आएगा, और I sin फाई बाहर है ना, I sin फाई, और अपॉन कितना आएगा r², ये बाहर आ गया, और समाकलन के अंदर कितना बचेगा आपका dl, क्लियर। अब dl का मतलब होता है कि संपूर्ण अल्पांशों की लंबाई का योग, समाकलन dl का मतलब क्या होता है, संपूर्ण अल्पांशों की लंबाइयों का योग। तो अब ऐसे तो कई अल्पांश है, तो अब सारे अल्पांश मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनकी लंबाइयां जुड़ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त की परिधि का निर्माण करेंगे, और वृत्त की परिधि का सूत्र आपको आता ही है, तो कितना होगा, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और इंटू ये हो जाएगा आपका I sin फाई, और अपॉन कितना आएगा r², और इंटू हो जाएगा 2 पाई r। अब देखो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और एक r से आपका क्या हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो कितना बचेगा यहाँ पे, B बराबर μ0 अपॉन 2 है ना, और ये आएगा I इंटू साइन फाई, अपॉन, और कितना आएगा 1r, और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा जी, अब 3, 1 2 3, समीकरण 3 हो गया। अब देखो आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना, अब क्या करना है, यहाँ से हमें साइन फाई की वैल्यू चाहिए, क्या 1 मिनट, हाँ 2 पाई r, कुछ ना कुछ तो यार, यहाँ पे देखो कैपिटल R है, सॉरी यहाँ पे क्या है, कैपिटल R, ये देखना इस कुंडली की जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या रखनी है, कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R त्रिज्या रखनी है, तो यहाँ R से R कैंसिल नहीं होगा, ये केवल आपका R ही आएगा। 1 मिनट, ये स्टेप देखो फिर से, यहाँ पे आएगा केवल r² ज्यों का त्यों आएगा, है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 आ गया, तो जी आएगा आपका B बराबर μ0 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे I आएगा इंटू, यहाँ से देखो R है ना, इस R का इसमें गुणा होगा, तो IR आएगा, और इंटू कितना हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा, और बटे ये r² आपका ज्यों का त्यों, ठीक है, और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये 2 पाई r में जो स्मॉल r चल रहा है जब से,
तो स्मॉल ई आर लिख दिया था। ये ध्यान नहीं रहा कि परिधि में हमने क्या माना यहाँ पे, कैपिटल आर मानी इसकी त्रिज्या है। वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या मानी हमने, कैपिटल आर मानी है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर लिखना है। अब ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, तो ये कैंसिल होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ पे कह देंगे आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे साइन फाई का मान ज्ञात करना है और स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। तो एक आपको त्रिभुज लेना है। देखो इस चित्र में ये त्रिभुज है आपका ए ओ पी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको समीकरण दे दिया, अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ पी में देखो इस समीकरण में देखो साइन फाई की वैल्यू चाहिए, तो हम निकालेंगे साइन फाई। क्या निकालेंगे, साइन फाई। और साइन फाई बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन फाई बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, देखो ये है कैपिटल आर और कर्ण क्या है, ये है स्मॉल आर, ठीक है ना। तो जी आ जाएगा आपका कितना, कैपिटल आर और बटे कितना आएगा, स्मॉल आर। तो साइन फाई की वैल्यू मिल गई, जी हम इसमें रख सकते हैं। अब एक और करना है हमें कि पुनः इसी त्रिभुज में क्या लगाना है, पुनः समकोण त्रिभुज एओपी में, है ना, एओपी में। और इसमें क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपकी, स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर बराबर लंब क्या है, कैपिटल आर है, और स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, एक्स है, और एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्मॉल आर की यदि वैल्यू निकालोगे तो जी आएगा अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज लग गए। अब इन मानों को समीकरण एक में रख दो। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो ये चित्र है ना, ये डायग्राम, इसको हम खत्म कर रहे हैं, अब इसका हमें कोई काम भी नहीं है। ओके, त्रिभुज का काम था तो हो गया था, है? सब मिटा रहे, एक मिनट धीरे धीरे। ठीक है, अब इन मानों को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका dv बराबर, वो b बराबर म्यू 0 अपन कितना आएगा, पहले 2। तो देखो यहाँ पे आएगा आपका b बराबर म्यू 0 अपन कितना आएगा, 2 आएगा। फिर कितना था, i इंटू स्मॉल आर आया था, और फिर था साइन पाई। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, यानी जी आएगा इंटू कैपिटल आर और बटे में क्या था, एक तो आपका आर स्क्वायर था स्मॉल, तो एक तो स्मॉल आर स्क्वायर आ गया और एक इसका आर बटे का एक तो जी आ गया, ठीक है। ये इतने हो गए। अब इन सब के क्या कर दो, आप गुणा कर दो। तो b बराबर कितना आएगा, म्यू 0 अपॉन 2 और इंटू कितना आएगा, ये आएगा i इंटू आर गुणे आर कितना होता है, आर स्क्वायर, और बटे ये आर स्क्वायर का आर में गुणा होगा तो कितना आएगा, आर क्यू आएगा। अब आर की वैल्यू आपको जो नीचे दी गई है तो आर की वैल्यू और रख दो आप, है ना, साथ में। समीकरण 3 में आपको मान रखना है, ये मान कहां से आया, समीकरण 3 से। यहाँ पर ऊपर लिख दो आपके समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है। अब मान रखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा b बराबर, देखो यहाँ पे कैसे भी कर सकते, हम चाहते तो अकेले भी r का मान रख सकते थे, और r की घात 3 कर रही तब भी हम मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 2 आएगा इंटू आई ज्यों का त्यों आएगा, आर स्क्वायर ज्यों का त्यों आएगा, और बटे और जी आएगा आपका कितना था, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर। तो कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और पूरे पे क्या आएगा, रूट का चिन्ह, और होल घाती कितनी आएगी, 3। किस में देखो ये इस आर का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में, है। सो ई आर का मान हमने जो रखा है और आर घाते कितनी है, ये देखो आर घाते 3 है, सो होल घाते क्या कर दी हमने, 3 ही तो करी, सही तो है, हमें क्या पता। अब देखिए, अब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 की घात आना। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और जब 1/2 का गुणा 3 होगा तो कितना होगा, 3/2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू 0 अपॉन कितना आएगा 2 और इनटू जे बनेगा आई आर का स्क्वायर और बटे, है ना, जो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल घाते कितना आएगा 3 बटे कौन, अच्छा घात कितनी आएगी 3 बटे 2 है लगे तो ठीक है, घात कितनी आएगी 3 बटे 2। अब इसको कोई समीकरण दे दे, इसको कितना दे दे समीकरण नंबर, वैसे तो हमारा ये आ ही गया ठीक है ना, लेकिन इसको समीकरण नंबर अभी कितना दे दो 4। अब क्या करो, आपको इसमें देखना है कि जैसे आपके पास हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कोई मान लो आपके पास कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें हम कई फेरे लपेट सकते हैं तार। तो अगर इसमें फेरों की संख्या क्या हो कैपिटल एन हो तो ठीक है ना, यदि इसमें फेरों की संख्या कितनी हो कैपिटल एन हो तो कैपिटल एन का क्या होगा इसमें गुणा होगा। तो जी आएगा आपका यहाँ पे b बराबर कितना आएगा म्यू 0 अपॉन 2 इंटू जी आएगा एन आई आर स्क्वायर और बटे कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल घाते कितना आएगा आपका 3/2। क्लियर। और यही क्या है बेटा, यही आपकी वृत्तीय कुंडली या वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया जी ए। ओके, अब लगाना है इसमें हमें इसमें कुछ कंडीशन, तो चलिए हम इसमें 2 कंडीशन लगाते हैं ठीक है ना, और फिर समीकरण ए से यदि आप चाहो तो हम इसको प्रभावित करने वाले कारक भी बता देंगे। ओके, कि कौन कौन सी कारक प्रभावित करते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या इसकी कंडीशन। तो पहले कंडीशन देखिए, तो ये मिटा दें हैं, कोनो काम तो नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, समीकरण की गिनती आप कहते रही हो समीकरण है, देखो अब ऐसा करना समीकरण की गिनती आप करते रहना। आगो चलिए देखिए, देखो कभी कभी हमने समीकरण वैसे गिनती से नहीं देखा, भूल गए। पहले हमने समीकरण 1 दिया था, फिर हमने यहाँ पे 2 दिया था, फिर 3 की तरफ एटे, फिर चौथा हमने जे दे दिया, सही तो है। अब इसको समीकरण ए दे दिया है, चलो रहने दो, एक का समीकरण कोई छूट गया होगा तो जहां जैसी देखो समीकरण देते हैं अपने हिसाब से, अपन को जहां जैसी जरूरत पड़े मान की तो समीकरण दे देते कि ध्यान आ जाए कितने समय मान रखना है, ई के लाना है। बाकी समीकरण देने से ना नंबर कटते हैं ना जुड़ते हैं, कहीं पे कुछ नहीं होता, अपने हिसाब से देते अपन समीकरण। तो कंडीशन नंबर कितनी लिखेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन नंबर कितनी है फर्स्ट। ठीक है, तो आप अपना डायग्राम देख लें, डायग्राम में कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो बिंदु P है, अगर मान लो वो बिंदु केंद्र पर होवे, बिंदु P कहाँ स्थित हो, बिंदु केंद्र पर, मतलब बिंदु P जिस पर तुम तीव्रता निकाल रहे ना, अगर वो बिंदु किस पे कुंडली के केंद्र पर स्थित हो जाए तो मतलब जो कुंडली है या लूप है, उस लूप के केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी है, x है, x है कि नहीं। और जब बिंदु B खिसक के कहाँ आएगा, लूप के केंद्र पे आ जाएगा, तो दूरी तो खत्म, x दूरी खत्म, यानी x का मान क्या हो जाएगा आपका 0, यानी x बराबर कितना होगा आपका 0। तो अगर बताइए, अगर हम x बराबर कितना रख दें 0, यानी x का मान 0 हो जाए तो समीकरण से कितना आएगा हमारा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा एन आई आर स्क्वायर बटे किसका मान 0 होना है, एक्स स्क्वायर का, यानी ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो कितना बचेगा हमारा, आर की घातें 2 और होल घातें 3/2। अब देखो चूंकि जो घातें काय में है गुणा में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, b बराबर आएगा म्यू 0 अपॉन 2 और इंटू कितना आ जाएगा जी, देखो एन आई आर स्क्वायर और बटे, अच्छा यहाँ पे आर की घात कितनी आएगी 3, आर घात है 3। अब देखो ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर घात 3 है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा
म्यू जीरो अपॉन, अच्छा ऐसा पूरा लिखे न रहे है ना, म्यू जीरो एन आई अपॉन, यहाँ पे एक आर तो बचा ही रहा तो सीधा कह दो 2r। क्लियर? ये कंडीशन नंबर क्या होगी हमारी फर्स्ट, ऐसा आप कर सकते हो। अब कंडीशन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में कहा है अगर बिंदु P अत्यंत ज्यादा दूरी पर हो, बहुत अधिक दूरी पर, यानी कैसा कि उस दूरी की तुलना में जो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या वो कैसी हो, बिल्कुल नगण्य हो, यानी r का मान एकाउ अल्प हो जाए, किसके कारण, x की तुलना में, x दूरी की तुलना में, ठीक है ना। अगर x दूरी की तुलना में r का मान कैसा हो जाए, बिल्कुल नगण्य हो जाए, तो हम r स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे, r स्क्वायर को छोड़ देंगे तो b बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, देखो इधर हम लिख दें, यानी x इज ग्रेटर देन काय से, कैपिटल R से, ऐसा लिख सकते हो। यानी x का मान बड़ा है काय से, R से, या फिर R इज लेस देन काय से, x से, उल्टा भी लिख सकते हो। तो हम R स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा समीकरण A से, B बराबर निकल के आएगा म्यू जीरो अपॉन कितना आएगा 2, ठीक है ना, और वो आएगा आपका n आई R स्क्वायर और बटे, उसी प्रकार किसको, R स्क्वायर को छोड़ेंगे तो x स्क्वायर बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर कितना बचेगा 3। तो ये क्या आ जाएगी हमारी कंडीशन नंबर 2 में, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सी क्लियर? इस प्रकार से हमारा हो गया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको समीकरण ए में ही देख लेना है प्रभावित करने वाले कारक, समीकरण ए से, ठीक है। समीकरण ए में देखो कौन कौन से प्रभावित कर रहे कारक, कहाँ है समीकरण ए है, देखो ऊपर का क्या आ रहा है, समीकरण ए है ना, पहले माध्यम है, ठीक है ना, माध्यम जो म्यू जीरो है, माध्यम या माध्यम की चुंबकशीलता, अगर माध्यम की चुंबकशीलता जो है अगर वो अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरों का है ऊपर ही फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कैसा होगा, ज्यादा। आई क्या है, विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर क्या है आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या, अगर त्रिज्या अधिक होगी मतलब त्रिज्या ज्यादा होती है कुंडली की तो उसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर नीचे क्या है, बस नीचे आपका जी आर स्क्वायर, ठीक है, इनको आपको नहीं लिखना, इनको मत लिखना, ठीक है। ऊपर ही के देख लेना, एक कारक हो जाएगा 2 3 और 4 कारक तो बहुत है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारा वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कंप्लीट हुआ। बताइए किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।